नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज़ द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, है ना। न्यूक्लियस की जो सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। एक रॉबर्ट हुक है और एक है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो हैं उन्होंने हमारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी एज ईयरली एज 1831 में। किसमें? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, है ना, कह रहा है कि लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? हमारी मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे कि न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? हमारी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है ना। जैसे कि मेरा अगर देखें न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी? जेनेटिक मटेरियल होगा, बेसिकली उसमें डीएनए होगा, और डीएनए क्या होगा? क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा, है ना, क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा या क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम। तो ये सारी चीज़ें डीएनए के अंदर होंगी। तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? ये है हमारी न्यूक्लियस की मटेरियल है ना। ये कहा गया है जो मेरे मटेरियल हैं ऑफ द न्यूक्लियस के, वो स्टेन्ड, है ना, मतलब उनको स्टेन किया जाता है बाय द बेसिक डाई, है ना, उसको स्टेन किया जाता है बाय द बेसिक डाई। ये बेसिक डाई कौन सी है मेरी? हिमेटोटॉक्सिन। या एक बहुत सारी बेसिक डाई हैं, लेकिन जो मेरी न्यूक्लियस को डाई की जाती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने स्टेनिंग प्रोसेस करा था उसमें कौन सी डाई हम लोगों ने यूज़ करी थी? जेनस ग्रीन, है ना, जेनस ग्रीन थी। न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए कौन सी डाई बेसिक डाई होती है? वो भी एक बेसिक डाई थी, ये भी एक बेसिक डाई है, हिमेटोटॉक्सिन। और क्या कह रहा है? इस बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय द फ्लेमिंग, है ना। अब ये समझिए, कह रहा है कि जो मेरा न्यूक्लियस का मटेरियल होता है, बेसिकली जो क्रोमेटिन वर्ड आया है ये कैसे आया? क्रोमो का मतलब होता है कलर, है ना, कलर्ड बॉडी। और तो ये क्या होती है? जो मेरी क्रोमेटिन होती है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होती है, क्या होती है? एज अ कलर्ड बॉडी इनको कहा गया। किसने कहा गया था? किसके द्वारा किया कहा गया था? फ्लेमिंग के द्वारा। बेसिकली फ्लेमिंग ने क्या करा कि देखा न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्या करा, जो जेनेटिक मटेरियल था उसको स्टेन किया। किससे किया? एक बेसिक डाई से, जिसे हिमेटोटॉक्सिन कह रहे हैं। जब इस बेसिक डाई से जब स्टेन किया तो उनको क्या दिखे? एक बीड्स लाइक दिखे। अब देखो, देखो क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन जब डीएनए में एक प्रोटीन जुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, है ना। जब वो हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन में मतलब डीएनए में जुड़ जाती है, डीएनए के थ्रेड में, तो वो डीएनए क्या बन जाता है? मेरा क्रोमेटिन बन जाता है ना। ये जब डीएनए बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, जो उसकी जब पैकेजिंग की जाती है, उसको न्यूक्लियस में स्टोर किया जाता है, तो पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग के लिए प्रोटीन्स लगती हैं। तो प्रोटीन मेरी क्या होती है? कि स्टोन प्रोटीन होती है और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। जब नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगती है तो डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेरा क्रोमोसोम में प्रॉपर्ली पैक्ड हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब हिस्टोन प्रोटीन लगती है, हिस्टोन प्रोटीन को क्या कहा गया है? एज अ बीड्स लाइक, है ना, कि मोतियों की तरह होती है। तो जब इन्होंने क्या करा, जो फ्लेमिंग थे, इन्होंने जब बेसिक डाई से स्टेन करा किसको? जेनेटिक मटेरियल को, मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस को जब स्टेन करा हिमेटोटॉक्सिन से, तो उनको क्या दिखा? उनको एक दिखा बीड्स लाइक, है ना, उन्होंने दिखा एक छोटे छोटे बीड्स उन्हें दिखने लगे, चमकने लगे। जो वो क्या थे? वो थे स्टोन थे, है ना। उन्हें थ्रेड लाइक मटेरियल दिखा, ऐसे धागे नुमा। उन्हें जब स्टेन करा तो मटेरियल दिखा, उसमें क्या और क्या दिखा? मटेरियल के साथ छोटे छोटे बीड्स लगे हुए दिखे, है ना। तो उसी स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कह दिया? क्रोमेटिन, है ना। ये क्रोमेटिन वर्ड किसने दिया था? फ्लेमिंग ने डाई करके जब जेनेटिक मटेरियल को डाई किया था, तो उन्होंने क्या देखा? धागे जैसा स्ट्रक्चर देखा, उसमें छोटे छोटे बीड्स देखे जो कि स्टोन प्रोटीन थे। तो उस टोटल स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या दिया? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जो होता है उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या होता है? कलर्ड बॉडी। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? द इंटरफेज न्यूक्लियस, है ना। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या कहते हैं? इंटरफेज जब हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें आता है मेरे फेजेस, है ना, कि पहले इंटरफेज फिर मेरा एम फेज आता है। कि जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल पहले इंटरफेज में जाती है, फिर एम फेज में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड, मतलब दो सेल में डिवाइड हो जाती है। पहले वो इंटरफेज में जाती है, मतलब जब सेल इंटरफेज में जाती है तो वो उसके अंदर की चीज़ें प्रिपेयर होती है। जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, ऑर्गेनल डुप्लीकेट होते हैं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, ग्रोथ होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ें प्रिपेयर होती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरफेस ऑफ दी। अब सेल गया है, इंटर करा है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा ना। तो हम क्या कह रहे हैं? वो न्यूक्लियस जो कि इंटरफेज में पाया जा रहा है ना, इंटरफेज न्यूक्लियस, वो उसमें क्या होगा मेरा? इंटरफेस में। अब देखो इंटरफेस में मेरा डिवीजन नहीं होता है ना, उसमें चीज़ें डुप्लीकेट होती है, मटेरियल सारी चीज़ें सिंथेसिस होती है, हम लोग सेल साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे।
वही कहा है, ये वो न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल का वो न्यूक्लियस व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, है ना। इंटरफेस न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस है कि जब वो न्यूक्लियस होता है सेल का कि जब मेरी सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, मतलब चीज़ें प्रिपेयर हो रही होती है ना। या हम इंटरफेस को मेरा सेल साइकिल में पढ़ेंगे कि इंटरफेस को रेस्टिंग फेस कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस प्रिपेयर हो रहा होता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है मेरा जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, वो सेल का वो न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं होता है, हैज़ अ हाईली एक्सटेंड होता है। मेरा क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें चीज़ें बन नहीं। इंटरफेस में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मेरा डीएनए है उसकी कॉपी होगी, डीएनए डबल होगा, ऑर्गेनल डबल होंगे, चीज़ें डबल होंगी। तो क्या हो जाएगा, मेरा हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा। और एलोबरेट का मतलब बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में मेरा जो ये जो न्यूक्लियस होगा वो दिखने लगेगा। कह रहा है इलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स दिखने लगेंगे, है ना। इलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर दिखने लगेंगे, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन। क्या दिखने लगेगा, मेरा क्रोमेटिन दिखने लगेगा। ये क्रोमेटिन जो बन रहा है ये इसकी क्या हो रहा है, डीएनए से। जैसे कि मेरा न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल था, है ना, डीएनए था, डीएनए से क्रोमेटिन कैसे बनेगा, जब उसमें हिस्टोन प्रोटीन लगेंगे। मतलब ये सारी प्रिपरेशन चल रही है ना। जब सेल को मेरा डिवाइड होना होता है तो उसको क्रोमोजोम में, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्रोमोजोम में कन्वर्ट होना होता है ना। ये सारे प्रोसेसेस मतलब प्रिपेयर करना होता है। जब क्रोमोजोम बन जाता है तो सारी चीज़ें मतलब प्रिपरेशन हो जाती है, फिर सेल डिवाइड करती है। तो क्रोमोजोम बनाना है ना। रेस्टिंग फेस में मेरा इंटरफेस में क्या बनेगा, क्रोमेटिन बनेगा। क्रोमेटिन क्या है, इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, मेरी हिस्टोन प्रोटीन होती है ना। एलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, न्यूक्लियस की प्रोटीन, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स लाइक थ्रेड लाइक होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन, है ना। ये मेरा इंटरफेस न्यूक्लियस की बात चल रही है। फिर कह रहा है मेरा क्या होता है, एक क्रोमेटिन होता है। और जो मेरा क्या होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, है ना। जैसे कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जैसे मेरा सेल मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म, है ना। इसी तरीके से मेरा न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, मेरा न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा। और जैसे कि ये स्ट्रक्चर किसका दिया, ये पूरा मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई, है ना। क्या कह रहा है कि मेरा न्यूक्लियस के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होंगी न्यूक्लियस के अंदर। अभी मेरा देखो न्यूक्लियस, हम कौन से न्यूक्लियस की बात करें, याद रखना यदि हम इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करें। जब मेरा न्यूक्लियस या मेरा सेल डिवाइड नहीं करेगा तभी तो मेरी चीज़ें ऑब्जर्व होंगी ना, दिखेंगी। जब मेरा एम फेज़ में तो वो सेल डिवाइड होगा, है ना। तो उसमें हम क्लियरली ये सारी चीज़ें को, मतलब मेरा ये मेरा क्रोमेटिन थ्रेड मटेरियल नहीं दिखेगा ना, उसमें प्रॉपर कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्रोमोजोम होगा। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। तो इंटरफेस न्यूक्लियस की बात हम कर रहे हैं, जिसमें मेरा इलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन होगा, फाइबर जिसे हम क्रोमेटिन कहेंगे, और क्या होगा, क्रोमेटिन पाया जाएगा। और मेरा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाया जाएगा। और एक चीज़ और होगी जिसे हम जिसे जो होती है मेरी स्फेरिकल बॉडीज़, गोल गोल स्फेरिकल बॉडीज़ होती है, जिसे मेरे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई, बेसिकली न्यूक्लियोलस, है ना। अभी हम न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। बेसिकली न्यूक्लियोलस अभी क्या है, न्यूक्लियोलाई ये क्या मेरा है, ये प्लूरल वर्ड है मेरा। न्यूक्लियोलाई जो होगा उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोलस आएंगे, है ना। जैसे मैंने हमने सीलिया पढ़ा था, तो सीलिया एक प्लूरल वर्ड था, उसमें एक की बात करेंगे तो सीलियम आता है ना। जैसे फ्लैजिला है तो एक की बात करेंगे तो फ्लैजिलम। तो बहुत सारे न्यूक्लियोलाई होंगे, है ना, न्यूक्लियोलाई होंगे। एक की बात करेंगे तो न्यूक्लियोलस, है ना। क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होंगी, क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, एक स्फेरिकल बॉडीज़ होगी जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस। कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड, कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था उसने रिवील्ड करा, मतलब उसने दिखाया, उसने रिवील करा दैट द न्यूक्लियर एनवलप, है ना। न्यूक्लियर एनवलप मेरा क्या है, जो न्यूक्लियर की एनवलप से, मतलब जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन्स हैं, है ना, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स, है ना। कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये रिवील हो पाया, पता चल पाया कि जो मेरा न्यूक्लियस की जो मेरी एनवलप से जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, मेरी 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी, 2 पैरेलल, एक के ऊपर एक है ना, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन से विद अ स्पेस, और दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, खाली जगह है ना। बिटवीन कितना स्पेस है, 10 to 15 नैनोमीटर, है ना, 10 to 15 नैनोमीटर का। अब ये सारी चीज़ें हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन से न्यूक्लियस, इंटरफेस न्यूक्लियस, कौन कौन सी इसमें चीज़ें होंगी, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होंगे जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, एक स्फेरिकल बॉडी होगी जिसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, सिंगल की बात करें तो न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस क्या है।
फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो क्या रिवील्ड हो पाया कि उसके एनवलप के बारे में पता चला कि उसमें 2 पैरेलल मेम्ब्रेन होंगी, जिनके बीच में जो स्पेस होगा वो 10 to 15 नैनोमीटर होगा। इन स्पेस को बेसिकली इनकी स्पेस को हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, है ना। न्यूक्लियस का स्पेस, पेरी मतलब अब बीच का स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस से हम कह रहे हैं। ये अब ये क्या करेगा, फॉर्म, ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये बनाएगा अब बैरियर, है ना, एक बैरियर बनाएगा बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, है ना। कि जैसे कि मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा मेरा क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है ये सेल का पार्ट है, तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को, है ना, इन दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ये एक तरीके का बैरियर की तरह काम करेगा, है ना। ये जो मेम्ब्रेन है बैरियर की तरह काम करेंगी मेरी, है ना, ये बैरियर की तरह करेंगी। जो मटेरियल मेरे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ना, उनको आने बाहर जाने देना है या अंदर आने देना है ना, वो एज अ बैरियर की तरह काम करेंगी। और द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, कह रहा है मेरा जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, अब ये जो बैरियर की तरह काम करेगा वो कौन करेगा, मेरा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होगा, जो अंदर की खाली जगह होगी, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच की जो खाली जगह होगी वो एक बैरियर बनाएगी, ठीक है, जो क्या करेगी, मेरी बाहर के मतलब अंदर के मटेरियल को, न्यूक्लियस के मटेरियल को और साइटोप्लाज्म के मटेरियल को क्या करेगी, सेपरेट रखेगी। फिर जो मेरी सबसे मेरा जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, कह रहा है द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली न्यूक्लियस से कौन अटैच्ड होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो जो बाहरी वाली मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, उससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होगा, कंटिन्यूअस होगा, लगातार होगा, है ना। एंड ऑल्सो, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाते हैं, बियर्स दी राइबोसोम, जिससे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे तो उनके साथ और क्या होगा, मेरे राइबोसोम भी होंगे, है ना। कि जो आउटर मेम्ब्रेन से, मेरी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कौन कौन सी चीज़ें कंटिन्यू होंगी, शुरू होंगी या बेसिकली लगातार अटैच्ड होंगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, है ना। कह रहा है मेरा जो एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, अब नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप, जो मेरी न्यूक्लियर एनवलप है इज इंटरप्टेड, वो क्या है, इंटरप्टेड है बाय द माइन्यूट पोर, मतलब माइन्यूट मतलब छोटे छोटे पोर से बनी हुई है। इंटरप्टेड है मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे हैं, विच आर फॉर्म्ड, जो किस वजह से बनने हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन, है ना। जो मेरी बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है वो आपस में क्या कर रही है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और क्या बनाती है, माइन्यूट पोर्स बना लेती हैं, ठीक है। दीज न्यूक्लियर पोर्स, अभी न्यूक्लियस की तो मैंने क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। तो दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस, है ना, ये एक रास्ता बनाएंगी, पैसेजेस बनाएंगी थ्रो विच मूवमेंट ऑफ द mRNA, ये आरएनए कौन सा आरएनए, मेरा mRNA है, ठीक है। मतलब ये जो मेरी पोर है इनसे मेरी चीज़ें निकलेंगी, मतलब इनसे चीज़ों का मूवमेंट होगा, रास्ता बनेगा। कौन कौन सी चीज़ें निकल सकती है, मेरी mRNA एंड प्रोटीन होगा, है ना, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, टेक्स प्लेस, है ना, यहाँ से निकल सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी आएंगे और न्यूक्लियस के बाहर भी जाएंगे, है ना, दोनों डायरेक्शन में। क्या कह रहे हैं, बिटवीन द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर एंड द साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म में भी जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली देयर इज़ ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल। अब देखो ये चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है, कि न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में देखा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, न्यूक्लियर स्पेस होगा, वो एक बैरियर बनाएगा, है ना, ये चीज़ें हैं। और फिर वहाँ पे पोर्स होंगे जो कि एक पैसेज बनाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे, जिससे mRNA बाहर जा सकता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। अब कह रहा है कि नॉर्मली केस में जो सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है ना, लेकिन हमारे न्यूक्लियस वेरी भी करते हैं, मतलब कई सारे भी न्यूक्लियस अलग अलग सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि मेरा वेरिएशन भी देखने को मिलता है इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। न्यूक्लियाई का मतलब मेरा है प्लूरल वर्ड, है ना, न्यूक्लियाई जैसा कि मेरा न्यूक्लियोलाई था, है ना,
वो किसका प्लूरल था, मेरा न्यूक्लियोलस का। इसी तरीके से मेरे दो वर्ड आएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है न्यूक्लियोलाई और एक होता है मेरा न्यूक्लियाई, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियाई का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियोलाई का मतलब मेरा होता है बहुत सारे न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलाई मतलब बहुत सारे जो न्यूक्लियस है उनके नंबर अलग अलग होंगे, आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, हमें देखने को मिलेंगे, है ना। कैन यू रिकलेक्ट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब हमसे क्या कह रहा है, क्या तुम रिकलेक्ट कर सकते हो उन ऑर्गेनिज्म के नेम, है ना, उन ऑर्गेनिज्म के नेम जिसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो कई नंबर में पाए जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर आप ये कलेक्ट करिए, आप बताइए तो ये कौन सा मेरा एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो आप लिख लीजिए। जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल में पैरामीशियम, ठीक है, यहाँ पे पैरामीशियम है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में मेरा एक नाम हम क्या बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम में दैट हैव, तो यहाँ पे कह रहा है जो पैरामीशियम है दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, है ना, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं पर सेल। सम, अब देखो मेरा पैरामीशियम हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में ये पैरामीशियम हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस मेरे पाए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा। सम मैच्योर सेल्स, अब कह रहा है जो कुछ मैच्योर सेल्स है इवन लैक द न्यूक्लियस, है ना, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे न्यूक्लियस है जिनके जो कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस पाई ही नहीं जाती है, वो कौन से होंगे मेरे एग्जांपल में एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द मैनी मैमल्स, है ना, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी ऑफ द मैनी मैमल्स। हमें मालूम है कि जो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर आरबीसी में, है ना, जब आरबीसी मेरी अर्ली स्टेज में होती है तब इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर करती है उसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। तो एरिथ्रोसाइट ऑफ द मैनी मैमल्स के जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनमें आरबीसी मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, लैक का मतलब अब्सेंट होगा, है ना। एंड और क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी, सीव ट्यूब ऑफ दी सेल्स, है ना, जो प्लांट है पेड़ों की में जो सीव ट्यूब पाई जाती हैं, सीव ट्यूब ऑफ दी सेल्स, वस्कुलर प्लांट, है ना, वस्कुलर प्लांट जो कि मेरे जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं ना, जो वाटर और फूड का कंडक्शन कराते हैं, ऐसे प्लांट्स के अंदर मेरे जो सीव ट्यूब होते हैं उनके अंदर भी मेरे क्या नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं मेरे, लैक न्यूक्लियस, एक तो मेरा एरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स एंड द सीव ट्यूब, ये दो सेल ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और एक से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जैसे पैरामीशियम, ठीक है। वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज अ लिविंग, अब कह रहा है क्वेश्चन राइज कर रहा है कि क्या आप कह सकते हैं कि कंसीडर कर सकते हैं दीज सेल्स, क्या ये लिविंग है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या लिविंग है, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यस, ठीक, क्योंकि इनकी मतलब ईयरली स्टेज में मेरा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो ये लिविंग सेल्स होते हैं। वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग, यस, ठीक। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, अब यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कह रहा है तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द, अब इसको हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि मेरा सेल का मैट्रिक्स था उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, ठीक है, इसी तरीके से मेरा न्यूक्लियर का मैट्रिक्स है जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लास्ट क्या क्या चीज़ें अपने अंदर बियर करेगा, कंटेन करेगा, ये कंटेन करता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोलस, जो हम बहुत सारे न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलाई, ठीक, तो ये क्या बियर करेगा अपने पास, न्यूक्लियोलस रखेगा, है ना। एंड क्या करेगा, क्रोमेटिन, जैसे अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें ऑर्गेनल होंगे, जितने भी सारे ऑर्गेनल होंगे वो होंगे, न्यूक्लियस होगा, है ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में भी कौन कौन सी चीज़ें होंगी, क्रोमेटिन होगा, जाहिर सी बात है, और न्यूक्लियोलस होगा। अब कह रहा है जो द न्यूक्लियोलाई, ठीक है, जो न्यूक्लियोलाई का मतलब बहुत सारी न्यूक्लियोलस। अब ये क्या है, हम न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ रहे हैं। द न्यूक्लियोलाई, जो मेरे न्यूक्लियोलस हैं, ये कैसे होते हैं, आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मेरा मतलब ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। कैसे आ सकता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियोलस एंड ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मेरे न्यूक्लियोलस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, मतलब ये किससे बने हुए न्यूक्लियोलस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद दी, है ना, इस कंटिन्यूअस मतलब ये लगातार है विद दी रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। क्या कह रहा है मेरा जो यहाँ पे इसके जो कंटेंट है न्यूक्लियोलस के, इस कंटिन्यूअस वो लगातार है विद दी रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब वो रेस्ट मतलब पड़े हुए हैं कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में लगातार पड़े हुए हैं, एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियोलस मेरा एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गन, ये कोई ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोलस मेरा स्ट्रक्चर है और ये कैसा है, मेम्ब्रेन, नॉट अ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अब ये मेरा
हमने देख लिया कि मेरा जो न्यूक्लियोलस है ये बेसिकली कैसा है, इज़ अ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और ये बेसिकली क्या करता है, इट इज़ अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, है ना। जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है ना, जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, मेरा प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसको बनाता है मेरा न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस किसको बनाता है, मेरा एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस करता है। बेसिकली एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस का मतलब है राइबोसोमल, ये जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं यही मदद करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना। कि जब हम हायर क्लासेस में ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें मेरा mRNA देन rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए, ये सारे के सारे मेरे प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कराते हैं, है ना। मतलब ये मेरा जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या बनाता है, मेरा राइबोसोमल आरएनए को बनाता है ना। अब राइबोसोमल आरएनए बनेंगे, इसको समझना, राइबोसोमल आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये आगे जा करके प्रोटीन बनाएंगे। तो अगली वाली लाइन एनसीईआरटी में यही कही गई है कि लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, है ना। कह रहा है न्यूक्लियोलाई का मतलब जो न्यूक्लियोलस है ये बहुत ज़्यादा और बहुत नंबर में पाए जाएंगे, आर प्रेजेंट इन द सेल्स में, है ना। कह रहा है कि जो न्यूक्लियोलस है ये मेरे बहुत ज़्यादा पाए भी जा सकते हैं, मतलब इनका नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है प्रेजेंट इन द सेल्स में। डिपेंड करता है एक्टिविटी कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सेल में मेरा न्यूक्लियोलस सबसे ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मेरा उसको क्या करता है, एटीपी जनरेटर होता है ना। तो वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, मेरे हार्ट में। वो हार्ट क्या करता है, 24 आवर्स उसको एटीपी चाहिए होती है ना। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो एनर्जी करेंसी है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो उस सेल में ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ वर्क की नीड ज़्यादा होगी, है ना। जहाँ वर्क करने की, जैसे मेरा हार्ट हो गया, हार्ट उसमें माइटोकॉन्ड्रियाज आए हैं ज़्यादा पाएंगे। और जहाँ जिस सेल में मेरा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ प्रोटीन को ज़्यादा बनना होगा उस जगह उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर मेरे न्यूक्लियोलस के नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। न्यूक्लियोई मेरे बहुत ज़्यादा होंगे और जहाँ पे मेरी क्या होगी, एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन मेरी बननी होगी, है ना। जैसे कि ये मेरा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या कह रहा है, ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, मेरा न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। ये जो अंदर का जो मेरा मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, मेरा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। ये जेली लाइक होता है, इसे कैसा लिख लीजिए, जेली लाइक्स होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, इट इज़ दी, ये राउंड जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। एक की बात करेंगे तो न्यूक्लियोलस, लेकिन 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, मेरे नंबर ऑफ दी न्यूक्लियोलस, वो मेरे न्यूक्लियोलाई कहलाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। इट इज़ द न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होगा मेरा, अब देखो यहाँ पे मेरे क्या होंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनमें हमने पढ़ा ये कंटिन्यूअस होंगे, क्या, न्यूक्लियर पोर से, है ना। यही न्यूक्लियर पोर क्या बनाएंगे, एक पैसेज बनाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे, जिसकी वजह से जो मटेरियल होंगे, जो एमआरएनए होगा, जो मेरी प्रोटीन होगी, वो क्या होगी, बाहर जा सकेगी, अंदर आ सकेगी, है ना। ये क्या है, मेरा जो थ्रेड लाइक है ना, ये क्या कह रहा है, सेल इज़ प्रिपेयरिंग। और ये कौन सा मेरा न्यूक्लियस है, ये जो मैंने पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये कौन सा है, इंटरफेस न्यूक्लियस। ये सारी चीज़ें जो आपको देखनी होंगी, अगर आपको न्यूक्लियोलस देखना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें मतलब आपको देखनी है, थ्रेड लाइक मटेरियल, तो आपको इंटरफेस में, है ना, इंटरफेस न्यूक्लियस में आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इस इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या होता है, सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन करने के लिए सेल क्या करती है, प्रिपेयर करती है। और इसके अलावा क्या दिखेगा आपको, ये थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसे हम कहेंगे क्रोमेटिन। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही है, मेरा न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, और न्यूक्लियोलस के अलावा मेरे बहुत सारे न्यूक्लियोलस होंगे, तो न्यूक्लियोलाई होगा, देन मेरा ये क्रोमेटिन होगा, उसके बाद ये मेरी न्यूक्लियर एनवेलप होंगे जिसमें न्यूक्लियर पोर्स होंगे, है ना। और इसका जो मैट्रिक्स होगा वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, जो कि जेली लाइक होगा।